नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, मॉडर्न हिस्ट्री की जो हमारी क्लासेस चल रही थी कंटिन्यू, उन्हीं को आगे करते हुए आज हम क्लास 3 करते हैं, जिसमें आज हमारा जो टॉपिक है वह रहने वाला है उत्तर मुगल काल। इसके पहले के टॉपिक्स में हम पुर्तगालियों का आगमन, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, इन सभी के बारे में डिटेलिंग से पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। थर्ड क्लास को कंटिन्यू करने से पहले इतना बताना चाहूँगी कि जब भी हम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ा सा पार्ट हमें मुगलों का भी देखने को मिलता है, जिनका मॉडर्न हिस्ट्री में भी काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है। इसके पहले हमने प्राचीन इतिहास में भी मुगलों के बारे में पढ़ा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रारंभिक मुगल शासक, तो जो प्रारंभिक मुगल शासक थे या मुगल वंश की नींव किसने डाली थी, तो बाबर ने। यह कब से कब तक रहता है अपने शासन में, तो 1526 से लेकर के 1530 तक। बाबर के बाद बाबर का पुत्र आता है हुमायूं, और हुमायूं शासन करता है 1530 से लेकर के 1556 तक। अब चूंकि मैंने प्राचीन इतिहास पहले से ही कंप्लीट करा रखा है तो आप उसमें जाकर के डिटेलिंग से एक एक शासक के बारे में पढ़ सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि हुमायूं 15 वर्षों के लिए निर्वासित जीवन व्यतीत करता है और शासन सत्ता से विमुख हो जाता है और घुमक्कड़ों सा जीवन व्यतीत करता है। तो इसका शासन हमें 2 वर्गों में पढ़ने को मिलता है। इस चीज़ को आप प्राचीन इतिहास की प्लेलिस्ट में जाकर के आसानी से जान सकते हैं। हुमायूं का पुत्र होता है अकबर, और अकबर शासन करता है 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक। इसके बाद अकबर का पुत्र आता है जहांगीर, और जहांगीर शासन करता है 1605 ईस्वी से लेकर के 1627 ईस्वी तक। इसके बाद जहांगीर का पुत्र शाहजहां शासन करता है और वह 1627 से लेकर के 1657 ईस्वी तक शासन करता है। देखिए, हर चीज़ एक सीक्वेंस में यदि पढ़ी जाए तो वह कभी भी नहीं भूलती है। तो हम एक बार फिर से देखेंगे, बाबर, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद उसका पुत्र जहांगीर, और जहांगीर का पुत्र हुआ शाहजहां। शाहजहां ने 1627 से लेकर के 1657 तक शासन किया। उसके बाद इसका पुत्र हुआ औरंगजेब, जिसने 1658 में गद्दी पर बैठा, और इसके साथ साथ इसने 1707 ईस्वी तक शासन किया। ये हमारे प्रारंभिक मुगल शासक थे जिन्हें हम प्राचीन इतिहास में कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ एक बेस तैयार करने के लिए बताया गया है। अब हम देखेंगे कि जो औरंगजेब के पुत्र हुए, तो औरंगजेब के 3 पुत्र, जिसमें थे मुअज्जम, आजम और कामबख्श। औरंगजेब के 3 पुत्र हुए, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। इसके बाद अब दौर आ जाता है उत्तर मुगल काल का, और उत्तर मुगल काल में जो आपके शासकों का क्रम रहता है उसमें सबसे पहले आते हैं बहादुर शाह प्रथम। ये बहादुर शाह प्रथम कोई और नहीं बल्कि मुअज्जम ही होते हैं। यह मुअज्जम बहादुर शाह जफर के नाम से गद्दी पर बैठते हैं। तो उत्तर मुगल काल के यदि शासकों के बारे में आपसे पूछा जाए तो उसमें सबसे पहले आते हैं बहादुर शाह प्रथम, जो 1707 से लेकर के 1712 ईस्वी तक शासन करते हैं, और जहांदर शाह जो 1712 ईस्वी से लेकर के 1713 ईस्वी तक शासन करते हैं। चूँकि जहांदर शाह का जो शासन रहा है उसमें उन्हें काफ़ी रुचि नहीं रही, और इनके जो वजीर थे उनका इसमें काफ़ी ज़्यादा हस्तक्षेप रहा, जिस कारण इनका शासन मात्र 1 वर्ष तक ही चल सका। देखिए, बहुत ही इत्मीनान से पढ़िएगा, समझिएगा, और मैं पूरा वादा करती हूँ कि जब भी वीडियो खत्म होगा तो आप उत्तर मुगल काल के बारे में सारी चीज़ों को समझ चुके होंगे। बस आप वीडियो के अंत तक ज़रूर जुड़े रहिए। बहादुर शाह और जहांदर शाह के बाद आते हैं फर्रुखसियर, और फर्रुखसियर आते हैं 1703 से लेकर के 1719 तक यह शासन करते हैं। सॉरी, यहाँ पर 1713 कर लेंगे। 1713 से लेकर के 1719 ईस्वी तक इनका शासन रहता है। इसके बाद आ जाते हैं 1719 में रफ़ी उद जात और रफ़ी उद दौला। अब यह रफ़ी उद जात और रफ़ी उद दौला कौन होते हैं, तो यह दोनों भाई ही हैं, जिनका एक का नाम है रफ़ी उद दज्जात और एक का नाम है रफ़ी उद दौला। अब इनका शासन 1719 ईस्वी में ही रहता है। अब आपके दिमाग में एक कन्फ्यूजन बन सकता है कि ये दोनों शासन एक ही
समय में कैसे हो सकते हैं? तो ऐसा कुछ हुआ कि एक लोगों ने एक वर्ष के शुरुआती 4 से 6 महीनों में शासन किया और उनकी मृत्यु हो गई, यानी कि रफ़ी-उद रज्जाक की। इसके बाद रफ़ी-उद-दौला शासन करते हैं और उनकी भी मृत्यु वर्ष के अंत तक हो जाती है। अब क्यों हो जाती है, किस कारण हो जाती है, इस चीज़ को हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बताते जाएंगे। रफ़ी-उद-दौला के बाद आते हैं गद्दी पर मुहम्मद शाह, और मुहम्मद शाह गद्दी पर 1719 ईस्वी में बैठते हैं और 1748 ईस्वी तक शासन करते हैं। हम एक बार क्रम से इन्हें याद करने के लिए आधे आधे शासकों को बीच में बांट के पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले बहादुर शाह फर्स्ट, यानी कि बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 तक। जस्ट 1712 में कौन आ जाते हैं? बहादुर शाह के बाद जहांदर शाह 1713 तक रहते हैं। उसके तुरंत बाद आते हैं फर्रुखसियर जो 1719 तक रहते हैं। फिर हमने देखा कि 1719 में 2 शासकों ने शासक किया, जिसमें प्रारंभ के कुछ महीनों में रफ़ी-उद रज्जाक ने और अंतिम कुछ महीनों में रफ़ी-उद-दौला ने 1719 में शासन किया। इसके तुरंत बाद 1719 में आते हैं मुहम्मद शाह, और इन्होंने 1719 से लेकर के 1748 ईस्वी तक शासन किया। अब हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि मुहम्मद शाह के बाद शासन करते हैं अहमद शाह। अहमद शाह ने 1748 से लेकर के 1754 ईस्वी तक शासन किया। 1748 से लेकर के 1754 ईस्वी तक कौन शासन करता है? अहमद शाह। 1754 से लेकर के 1758 ईस्वी तक आलमगीर द्वितीय, और 59 से लेकर 1806 तक शाह आलम द्वितीय, और 1806 से लेकर के 1837 तक अकबर द्वितीय, और लास्ट में आपके 1837 से लेकर 1857 तक बहादुर शाह द्वितीय। बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे। देखिए हमने अभी यहाँ रफ़ी-उद रज्जाक और रफ़ी-उद-दौला तक पूरा क्रम से याद कर रखा है। अब हम इतने शासकों को एक साथ याद करेंगे। जैसे 1719 में कौन बनता है? फिर 19 से लेकर 48 तक मुहम्मद शाह, 48 से और 54 तक अहमद शाह। अब इसके बाद सभी द्वितीय द्वितीय हैं, जैसे कि 54 से लेकर 58 तक आलमगीर द्वितीय, और 59 से लेकर के 1806 तक शाह आलम द्वितीय, 1806 से लेकर के 1837 तक अकबर द्वितीय, और 1837 से लेकर के 1857 तक बहादुर शाह द्वितीय। और इस बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफ़र के नाम से भी जाना गया था। तो ये तो कुछ कालक्रम था जो हमने उत्तर मुगल काल के शासकों के कालक्रम के बारे में पढ़ा कि कौन सा शासक कितने समय तक शासन करता है, उसका शासन का समय क्या था। अब हम बहुत ही आसानी से एक एक शासक के बारे में जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ अब वीडियो में आप आगे तक ज़रूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि बहादुर शाह प्रथम, जो कि 1707 से लेकर के 1712 ईस्वी तक शासन करता है, इसका उपनाम क्या था? तो शाहे बेखबर। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि किस मुगल शासक को शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता था? तो आपका उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और मैं बस इतना ही कहूँगी कि बदलते पैटर्न में आपके जो मॉडर्न हिस्ट्री है यहाँ से काफ़ी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उससे कम क्वेश्चन होते हैं आपके प्राचीन इतिहास से, और सबसे ज़्यादा जो पोर्शन हो रहा है आपका हिस्ट्री में वो मॉडर्न हिस्ट्री, और इसके साथ साथ आपके जियोग्राफी और पर्यावरण को भी शामिल किया जाता है। तो आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रही हूँ। आज हमारी 3rd क्लास है, तो हम देख रहे हैं कि बहादुर शाह प्रथम को किस नाम से जाना गया? शाहे बेखबर। इनका मूल नाम क्या था? तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि औरंगजेब के 3 पुत्र हुए, और उन 3 पुत्रों में पहले पुत्र यानी कि सबसे बड़े पुत्र का नाम था मुअज्जम, इसके बाद था आजम, और आजम के बाद था कामबख्श। अब चूंकि सत्ता प्राप्ति के लिए लगातार संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी, तो जो मुअज्जम था उसने अपने भाइयों से ही युद्ध करने की ठान ली थी, क्योंकि हर किसी के मन में था कि सत्ता हमें को मिलनी चाहिए। तो मुअज्जम ने जो पहला युद्ध जजाऊ का युद्ध किया वह किसके साथ किया? तो अपने भाई आजम के साथ। देखिए हर चीज़ को मैं एक स्टोरी के हिसाब से बताने का प्रयास कर रही हूँ, इस तरीके से बता रही हूँ कि ताकि आप चीज़ों को कभी भी ना भूल पाएँ। तो सबसे पहले याद रखेंगे कि औरंगजेब के 3 पुत्र हुए, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। मुअज्जम ने सत्ता प्राप्ति के लिए अपने ही भाइयों से युद्ध किया। सबसे पहला युद्ध उसने किया आजम के साथ, जिसे जजाऊ के युद्ध के नाम से जाना गया। इसके बाद इसने बीजापुर का युद्ध किया कामबख्श के साथ, और इन दोनों ही युद्धों में मुअज्जम ने जो है पूर्ण रूप से जीत प्राप्त की। इसलिए
शासन और सत्ता का हकदार मुअज्जम ही बन गया था। तो बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुअज्जम ने खुद को नवाजा और वह स्वयं बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा था। तो ये कुछ बात थी मुअज्जम यानी कि बहादुर शाह प्रथम के बारे में, जो आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि इनका मूल नाम क्या था, तो मुअज्जम, इनका उपनाम क्या था, तो साहिबे खबर। अगला हम देखेंगे कि फिर बारी आती है जहांदर शाह की। अब जहांदर शाह जो कि 1712 से लेकर के 1713 ईस्वी तक शासन करते हैं, इनका उपनाम क्या था, तो इनका उपनाम था लंपट मूर्ख। देखिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट लग रही है मैं वहाँ पर कंटिन्यू आपको एक अंडरलाइन की तौर से इंडिकेट करती जाऊंगी कि इन चीज़ों को आप ज़रूर नोट्स में अपने नोट डाउन करें, या आप ऐसे ही याद रख सकते हैं तो उसे याद रखें। प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि लंपट मूर्ख के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता था, तो लंपट मूर्ख के नाम से जाने जाने वाले थे आपके जहांदर शाह। अब चूंकि इन्होंने 1712 से लेकर के 13 तक ही शासन कर पाया, यानी कहा जाए तो सिर्फ 1 वर्ष। अब इतने कम समय में शासन करने का कारण क्या था, ऐसा क्या हुआ जिस कारण यह आगे तक शासन नहीं चला पाए, तो यह जुल्फिकार नामक व्यक्ति जो कि एक सामंत थे के सहयोग से शासक बना था। सबसे पहली बात तो मुअज्जम को हरा करके जहांदार शाह गद्दी पर बैठे थे, इसमें इनका कोई सहयोग नहीं था। क्यों? क्योंकि जो जहांदर शाह थे वह स्वयं के बल पर नहीं बल्कि अपने जो सामंत कहा जा सकता है जुल्फिकार के सहयोग से ही शासन में आए थे। तो जुल्फिकार ने पूरा सहयोग करके जहांदर शाह को गद्दी हासिल करवाई। इसके बाद जब जहांदर शाह शासक बन जाते हैं तो शासक बनने के बाद ये जुल्फिकार को वजीर के पद पर आसीन कर देते हैं। अब जो जुल्फिकार था वह वजीर बन जाता है, जहांदर शाह शासक बन जाते हैं, और वजीर के पद पर नियुक्त होते ही जो जुल्फिकार है वह शासन की संपूर्ण सत्ता पर अपनी पकड़ बना लेता है, देख रेख रखता है। और वहीं जो जहांदर शाह हैं वह लाल कुंवरी नामक वैश्या के कारण काफ़ी चर्चित रहते हैं। इनका जहाँ पर भी जिक्र होता है वहाँ लाल कुंवरी नामक वैश्या का भी जिक्र आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। और जो जहांदर शाह हैं वे लाल कुंवरी नामक वैश्या के कह सकते हैं बहकावे में आकर या उसके इर्द गिर्द जाना रहा करते थे और अपनी शासन सत्ता पर उतनी पकड़ नहीं बना पाए, जिस कारण इनका जो शासन था वह इनके हाथों से निकल गया और यह मात्र 1 वर्ष तक ही शासन कर पाए। तो इसीलिए इन्हें क्या कहा गया, लंपट मूर्ख। देखिए किसी को भी अगर कोई उपाधि दी गई है, नाम दिया गया है, तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई रीज़न होता है। अगर हम उस रीज़न को जान लेते हैं तो हमें उस उपाधि को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब ऐसा काम तो कोई मूर्ख ही कर सकता है कि पूरी शासन सत्ता हाथ में आने के बाद भी किसी एक कारण की वजह से वे संपूर्ण सत्ता को गंवा बैठते हैं। अब चलते हैं अगले शासक यानी कि फर्रुखसियर के पास। तो फर्रुखसियर जो हैं आपके, उन्होंने 1713 से लेकर के 1719 तक शासन किया और इनका जो उपनाम था तो इन्हें घृणित कायर के उपनाम से जाना गया। फर्रुखसियर को घृणित कायर के उपनाम से जाना गया। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि जिन चीज़ों में भी मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ, प्लीज़ 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 आप उन्हें अपने नोट्स में नोट डाउन कीजिएगा, मेमोरी में फीड कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछे जा चुके हैं। या मैं इस तरीके से भी कहूँ कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो कोई भी बड़ी बात नहीं होगी। अगला देखेंगे, यह सैयद बंधु के सहयोग से सत्ता प्राप्त करता है। जो फर्रुखसियर है ये जहांदर शाह के बाद आते हैं। अब यह भी स्वयं के बल पर सत्ता प्राप्त नहीं करते हैं, बल्कि इनकी जो मदद करते हैं वह सैयद बंधु करते हैं। अब जो सैयद बंधु की मदद से यह शासन सत्ता में आ जाते हैं, उसके बाद ये सैयद बंधु यानी अब्दुल्ला खां को वजीर, सैयद बंधु में आपके 2 भाई थे, उनमें पहला था अब्दुल्ला खां जिन्हें वजीर, तथा हुसैन खां को मीर बख्शी के पद पर नियुक्त किया जाता है। देखिए ये तो अमूमन सी बात है कि अगर आपको किसी के सहयोग से कोई चीज़ मिलती है तो आप उस चीज़ को मिलने के बाद उस चीज़ को दिलाने वाले व्यक्ति का भी खासा ध्यान रखते हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जहांदर शाह ने जो जुल्फिकार था उसे वजीर बनाया था। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए फर्रुखसियर ने सैयद बंधु में अब्दुल्ला खां को वजीर और हुसैन खां को मीर बख्शी के पद पर नियुक्त कर दिया था। अगला देखेंगे, फर्रुखसियर जयपुर के शासक जय सिंह को सवाई की उपाधि प्रदान करता है। जो फर्रुखसियर हैं यह जयपुर के शासक जय सिंह को सवाई की उपाधि प्रदान करते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि सवाई राजा मान जय सिंह, तो सवाई जय सिंह जो हैं इन्हें जय सिंह राजा हुआ करते थे, जिन्हें सवाई की उपाधि फर्रुखसियर के द्वारा
प्रदान की गई थी। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि किस मुगल शासक ने दी थी, तो फर्रुखसियर ने। इसके साथ साथ याद रखेंगे जो सैयद बंधु हैं यह दोनों भाई थे और ये दोनों भाई मिल करके ही कार्यों को करने में ज़्यादा रुचि रखते थे। अगला देखेंगे 1716 में सिख बंदा बहादुर को फांसी दिलवाता है। जो फर्रुखसियर है इसके जीवन में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उन सभी पर यदि नज़र डालें तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह होता है कि यह जयसिंह राजा को सवाई की उपाधि देता है, बंदा बहादुर को फांसी दिलवा देता है, इसे घड़ित कायर के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ जब हमने पुर्तगालियों के आगमन, इसके साथ अंग्रेजी शासक के बारे में जब पढ़ा था तब मैंने भी आपको एक बार बताया था, एक बार फिर से सुन लीजिएगा कि 1717 में शाही फरमान लाकर फर्रुखसियर कुछ रुपयों के बदले अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति दी जाती है। यानी जो अंग्रेज अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए भारत में लगातार कार्यों को बढ़ा रहे थे, क्षेत्र को बढ़ा रहे थे, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए फर्रुखसियर ने क्या किया था कि कुछ रुपए, कह सकते हैं लगभग 3000 रुपये प्रति मासिक अपने शुल्क लेने के आधार पर उन्हें कुछ क्षेत्र ऐसा दे दिया था कि यहाँ से आप अपना व्यापार अच्छे से चलाइए, आपसे कोई भी कर नहीं लिया जाएगा। तो इस तरीके का जो सबसे पहला फरमान जारी किया गया था वह 1717 में शाही फरमान के नाम से जाना गया और फर्रुखसियर के द्वारा जारी किया गया था। तो ये थी फर्रुखसियर के जीवन से बनने वाली कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन्हें अक्सर कर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि शाही फरमान किस शासक के द्वारा लाया गया, तो 1717 में फर्रुखसियर के द्वारा। जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दी, फर्रुखसियर में। घड़ित कायर के नाम से किसे जाना जाता है, फर्रुखसियर को। सिख गुरु बंदा बहादुर को फांसी किसने दिलाई, फर्रुखसियर ने। अगला देखेंगे रफ़ी-उद-दर्जात और रफ़ी-उद-दौला। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि एक ही वर्ष में इन दोनों भाइयों ने शासन किया और इन दोनों भाइयों को भी शासन में पहुंचाने तक और सत्ता दिलाने तक पूरा सहयोग सैयद बंधुओं का ही रहा है। जैसा कि हमने देखा कि सैयद बंधुओं के सहयोग से फर्रुखसियर गद्दी पर बैठा। उसके बाद सैयद बंधुओं को लगा कि हाँ, हमारी कुछ थोड़ी बहुत जो वैल्यू है वो डाउन हो रही है, हमें अब उतने हस्तक्षेप नहीं मिल पा रहे हैं राजनीति में। और फर्रुखसियर ने जब गद्दी पर बैठ गया उसके बाद इनके जो कार्य थे, इनकी सीमाएं थी, उनको निर्धारित कर दिया और इन्हें अत्यधिक कार्यों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी। इस चीज़ से कुंठित होकर के सैयद बंधुओं ने यह निश्चय किया कि अब मैं फर्रुखसियर को भी गद्दी से हटा दूंगा। इसलिए इसने किसका सहयोग किया, तो रफ़ी-उद-दर्जात को। अब रफ़ी-उद-दर्जात को इसने किसी भी प्रकार से करके गद्दी पर बिठाल दिया 1719 में। फर्रुखसियर जो कि गद्दी से हट चुका था और अब रफ़ी-उद-दर्जात जो कि गद्दी पर आसीन हो चुका था, परंतु इसका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा ना होने के कारण इसे लगातार बीमारियां घेरे रहीं और इन बीमारियों के चलते यह शुरुआती कुछ ही महीनों तक जीवित रह सका और इसके बाद इसकी मृत्यु हो गई। और इसकी मृत्यु के बाद जो इसका भाई था यानी कि रफ़ी-उद-दौला, उसे गद्दी पर बिठाला गया। और दुर्भाग्यवश इन दोनों भाइयों को बीमारी ने कुछ इस प्रकार जकड़ रखा था कि रफ़ी-उद-दौला को भी टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस होने के कारण उस समय में इलाज की इतनी ज़्यादा सुविधाएं भी नहीं हुआ करती थी, जिसके चलते रफ़ी-उद-दौला की भी कुछ ही महीनों में मृत्यु हो गई। तो हम 1719 में जब रफ़ी-उद-दर्जात और रफ़ी-उद-दौला के बारे में पढ़ते हैं तो इनके बारे में काफ़ी कुछ देखने को नहीं मिलता है और यकीन मानिए यहाँ से क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते हैं। अगला देखेंगे मुहम्मद शाह। मुहम्मद शाह जो कि 1719 से लेकर के 1748 ईस्वी तक शासन करता है। अब इसका शासन किस प्रकार चलता है, इसके शासन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर मैं कहूँ कि उत्तर मुगल कालीन के सभी शासकों में सबसे महत्वपूर्ण कौन है, तो मुहम्मद शाह। इसके बारे में पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। तो हम देखेंगे कि जो मुहम्मद शाह है वह रफ़ी-उद-दौला की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठता है और इसे रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। अब इसे रंगीला बादशाह के नाम से क्यों जाना जाता है, इस चीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो पहले तो जान लें कि सैयद बंधु के सहयोग से शासक बना। जो मुहम्मद शाह था सैयद बंधुओं के सहयोग से ही शासक बना था। हम शुरुआत से देख रहे हैं कि सैयद बंधु के सहयोग से ही फर्रुखसियर गद्दी पर बैठे और जब फर्रुखसियर ने इनके कुछ अधिकारों को सीमित कर दिया तो इन्होंने अपनी चिढ़न को निकालने के लिए रफ़ी-उद-दौला और रफ़ी-उद-दर्जात को गद्दी पर आसीन करवाया और जब उनकी मृत्यु हो गई तो मुहम्मद साहब को इन्होंने गद्दी पर बैठने के लिए मदद की और सैयद बंधु की सहायता के कारण ही मुहम्मद शाह गद्दी पर बैठ सके। लेकिन मुहम्मद शाह के अंदर इस बात को
समझने की शक्ति आ चुकी थी कि जो सैयद बंधु हैं, अगर मैंने इनकी किसी भी तरीके से इंतजामात नहीं किए तो ये आगे चलकर मुझे भी गद्दी से हटा देंगे। इसके चलते इसने जैसे ही गद्दी आसीन की तो सबसे पहला कार्य इसने किया कि सैयद बंधु की मृत्यु करवा दी। यानी कि मोहम्मद शाह ने सैयद बंधुओं के सहयोग से ही गद्दी प्राप्त की थी, लेकिन अपनी गद्दी को आगे तक बचाने के लिए और अपने आप को शासक और सत्ता से दूर ना होने के कारण इसने सैयद बंधु को ही मरवा दिया था, ताकि ये आगे चलकर और किसी की मदद करके गद्दी को हासिल ना करवा सकें। इसके बाद क्या होता है कि मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही ईरान के शासक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया 1739 ईस्वी में। कई बार पूछा जा चुका है कि नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किस सन में या किस शासक के समय में किया था। तो 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर मोहम्मद शाह के शासनकाल में आक्रमण किया था। अब नादिर शाह भारत आया ही क्यों था? तो हम सभी जानते हैं कि पूर्व में भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। तो भारत में बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात थे, धन था, बहुत सारी चीज़ें थीं। तो इनको ही लूटने और खुद को धनी बनाने के कारण ही नादिर शाह ईरान से भारत तक आया था। अब शुरुआत में तो ये एक चरवाहा हुआ करता था, लेकिन बाद में यह ईरान का शासक बना और फिर इसने भारत पर आक्रमण किया। भारत पर आक्रमण करके इसने भारत में बहुत सा धन, हीरे जवाहरात के साथ तख्ते हाउस यानी कि मयूर सिंहासन को ले गया और कोहिनूर हीरा भी ईरान ले गया था। तो कई बार पूछा जा चुका है कि तख्ते ताउस को ले जाने वाला या कोहिनूर हीरा चुराने वाला कौन था? तो नादिर शाह। अब नादिर शाह जब भारत आता है तो वह दिल्ली में काफ़ी कत्लेआम मचाता है, काफ़ी मार तोड़ करता है, कई सैनिकों की मृत्यु हो जाती है। इस कोहराम के चलते वह काफ़ी दिनों तक इस संघर्ष को जारी रखता है और अंततः तख्ते हाउस और कोहिनूर हीरा काफ़ी धन लेकर के नादिर शाह फारस यानी कि ईरान वापस चला जाता है। अब प्रश्न ये भी निकलेगा कि तख्ते हाउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि अब जब तख्ते हाउस ईरान या फारस चला गया है तो क्या अब मुगल शासक वहाँ तो बैठने जाएगा नहीं। तो अंत में कौन बैठा? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह तख्ते हाउस या मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। इसके साथ साथ याद रखेंगे कि यह मयूर सिंहासन बनवाया किसने था? तो शाहजहां के द्वारा इसे बनवाया गया था। अगला देखेंगे, ईरान का नेपोलियन के नाम से जानते हैं किसे? तो नादिर शाह को। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। और मोहम्मद शाह को किस नाम से जाना जाता है? रंगीला बादशाह। अब इसे रंगीला बादशाह क्यों कहा जाता है? तो इस चीज़ के भी पीछे एक छोटी सी स्टोरी है कि जो मोहम्मद शाह था वह स्त्रियों के वेशभूषे को धारण करता था। उसे स्त्रैण स्वभाव में रहना काफ़ी पसंद था। आपसे कई बार पूछा भी जाता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी कि स्त्री के स्वरूप को धारण करने वाला या स्त्रियों की तरह रहने वाले को क्या कहते हैं? तो स्त्रैण। तो यह कुछ स्त्रैण स्वभाव का था, स्त्रियों के वस्त्र धारण करता था और उन्हीं वस्त्रों को पहन करके यह अपने जो सभाएं होती थी अपने कार्य को संचालित करने के लिए सभा में भी उपस्थित हो जाता था। तो जब भी ये अपनी सभा में जाता था स्त्रियों के वस्त्र धारण करके तो लोग इसकी काफ़ी पीछे से हंसी बनाते थे और कहते थे कि यह शासक तो बहुत ही ज़्यादा रंगीला है। तो इसलिए क्योंकि इसका स्वभाव स्त्रियों के जैसा था, वेशभूषा स्त्रियों सा रखता था, सजावट करता था, सज्जा करता था, इसलिए इसे रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता था। ईरान के नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता था? नादिर शाह को। अगला देखेंगे, आलमगीर द्वितीय। देखिए वीडियो लंबा जरूर हो रहा है लेकिन मैं बस इतना ही कहूँगी कि 1 से 2 मिनट और लगेंगे और आप पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। आलमगीर द्वितीय जो 1754 से लेके 58 ईस्वी तक रहता है। अब देखिए 48 तक रहते हैं मोहम्मद शाह। इसके बाद हम देखेंगे 48 से 54 तक अहमद शाह को। अहमद शाह के समय ईरान का शासक अहमद शाह अब्दाली भारत पर आक्रमण करता है। जब 1748 में मोहम्मद शाह का शासन खत्म होता है तब अहमद शाह गद्दी पर बैठता है और 1754 ईस्वी तक शासन करता है। और इसके समय में एक जो महत्वपूर्ण घटना होती है वह होती है कि ईरान का शासक अहमद शाह अब्दाली भारत पर आक्रमण करता है। अब यह आक्रमण क्यों करता है? क्योंकि यह देख चुका होता है कि नादिर शाह भारत गया है और काफ़ी चीज़ों को लूट कर लाया है, तो मैं भी जाऊंगा और मैं भी काफ़ी जो है माल खजाना लूट करके ईरान वापस ले आऊँगा। लेकिन दुर्भाग्यवश
इसे पंजाब प्रांत में जब यह आक्रमण करता है तो हार का सामना करना पड़ता है और इसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि अहमद शाह अब्दाली का प्रथम आक्रमण किस शासक के शासनकाल में हुआ, तो अहमद था 1748 में। इसके बाद आता है शासन 1758 में आलमगीर द्वितीय का, और आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटना जो होती है वह होता है प्लासी का युद्ध। कब होता है, तो 1757 यानी कि 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज सेनापति और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य होता है। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लासी का युद्ध कब होता है, तो 23 जून 1757 को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के गवर्नर सिराजुद्दौला के मध्य। उस समय जो मुगल शासक कौन था, तो आलमगीर द्वितीय। मैं बस इतना कहूँगी कि जब आप घंटों स्टडी करेंगे और उन घंटों स्टडी के बाद आप इससे ज़्यादा मटेरियल नहीं निकाल पाएंगे जितना आपको सीक्वेंस में यहाँ पर दिया जा रहा है। तो आलमगीर के समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य। अहमद शाह के समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना कि अहमद शाह अब्दाली जो कि फारस का शासक था, भारत पर आक्रमण करता है पंजाब प्रांत में और हार का सामना करता है। अगला शासक आता है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय जो कि 1759 से लेकर के 1806 ईस्वी तक शासन करता है, और इसके शासन में भी एक सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है बक्सर का युद्ध। कब होता है, तो बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेज और मीर कासिम के मध्य होता है। इसके समय ही पानीपत का तृतीय युद्ध भी होता है। और कब होता है, तो 1761 में मराठा व अहमद शाह अब्दाली के मध्य, जिसमें मराठाओं को हार का सामना करना पड़ा। देखिए, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, जब मैंने आपको मराठा साम्राज्य पढ़ाया था प्राचीन इतिहास में तब भी इस बात का जिक्र किया था। एक बार फिर से बता रही हूँ कि शाह आलम द्वितीय के समय में जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में, तो उस समय मराठाओं और आपके अहमद शाह अब्दाली के मध्य यह युद्ध हुआ था। और मैंने अभी अभी आपको बताया कि अहमद शाह अब्दाली भारत पर अपना प्रथम आक्रमण कर चुका था। किसके समय में, तो अहमद शाह के समय में। इस चीज़ को भी याद रखिएगा कि ये अहमद शाह मुगल शासक है और अहमद शाह अब्दाली जो कि फारस का शासक है, ईरान का शासक है। यह भारत पर अब द्वितीय बार आक्रमण करने आता है। और अब इसका आक्रमण किसके साथ होता है, किसके साथ युद्ध होता है, तो मराठाओं के साथ। मराठाओं में भी इसका जो सामना होता है वह सदाशिवराव भाऊ से होता है। और दुर्भाग्यवश सदाशिवराव भाऊ के जो सेनापति होते हैं, जो भी इसके सामंत होते हैं, वह सब इसे छोड़ करके धोखा दे करके चले जाते हैं और यह युद्ध में अकेला रह जाता है। जब यह अपने आप को अकेला पाता है उसके बाद भी यह लगातार लड़ाई लड़ता रहता है और अंत में यह लड़ते लड़ते ही वीरगति को प्राप्त करता है। अहमद शाह अब्दाली जो कि बहुत ही कह सकते हैं कई युद्धों को जीत चुका होता है ऐसा शासक, तो ये अपनी जब आत्मकथा लिखता है फारस जाकर के, उसमें यह जिक्र करता है कि मैंने कई युद्ध जीते हैं, कई युद्ध लड़े हैं, लेकिन वास्तव में मैंने जीवन में सिर्फ एक ही युद्ध जीत कर भी हारा है और वह है पानीपत का तृतीय युद्ध। उसने अपनी आत्मकथा में जिक्र किया कि मैं सिर्फ एक ही वीर से लड़ा और जो था सदाशिवराव भाऊ, जिससे लड़ते हुए मुझे बहुत ही वीरता का अनुभव हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि मैं जीत कर भी हार रहा हूँ। तो ऐसा कहा गया कुछ मराठाओं के बारे में, चूंकि वो हार चुके थे और इसके बाद यह सिद्ध हो चुका था कि अब सिर्फ और सिर्फ मुगल शासन ही चलेगा और मराठा पूर्ण रूप से पराजित हो चुके थे। इसके बाद 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और मुगल शासक अंग्रेजों के संरक्षण में रहने लगे। अब जो मुगल शासक थे यानी कि शाह आलम द्वितीय, उनके ऊपर भी आक्रमण हुआ और किनका, तो अंग्रेजों का। और अंग्रेजों ने अपने आक्रमण के दौरान 1803 में जो दिल्ली था उस पर भी कब्जा कर लिया, उसे अपने अंदर संरक्षित कर लिया और जो मुगल शासक थे उनको एक पेंशन भोगी बना दिया, उन्हें अपने संरक्षण में रखने लगे और उनसे स्वतंत्र सत्ता को छीन लिया। इसके बाद शासन आता है अकबर द्वितीय का, और अकबर द्वितीय 1806 से लेकर के 1837 तक शासन करता है। इसके शासन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वह है कि यह राजा राम मोहन राय को ब्रिटिश महारानी तक यह खबर पहुंचाने के लिए भेजता है कि भारत में स्थिति क्या चल रही है, राजनीतिक स्थितियां कैसी हैं और इसके साथ साथ व्यापारिक स्थितियां कैसी हैं, अंग्रेजों का नैतिक आचरण कैसे है, वह भारतीयों पर किस प्रकार अत्याचार कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी देने के लिए स्वयं अकबर द्वितीय राजा राम मोहन राय को ब्रिटिश की महारानी के पास भेजते हैं। इसके साथ साथ वह राजा राम मोहन राय को
क्या उपाधि देते हैं? तो राजा की उपाधि देते हैं। पहले इनका नाम क्या था? तो राम मोहन राय। और इन्हें राजा की उपाधि कौन देते हैं? तो अकबर द्वितीय। कई बार पूछा जाया हुआ प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि कौन देता है? तो अकबर द्वितीय। ये वो वाले अकबर नहीं है जो हुमायूं के पुत्र थे, वो तो पहले ही खत्म हो चुके हैं हुमायूं के पुत्र अकबर। ये शाह आलम के बाद आने वाले हैं अकबर द्वितीय। नेक्स्ट देखेंगे बहादुर शाह जफर। आज का लास्ट टॉपिक और लास्ट स्टैंड के बाद यहाँ वीडियो लास्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो प्लीज़ अब बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें बहादुर शाह जफर के भी नाम से जाना जाता है, इनका शासन 1837 से लेकर के 1857 ईस्वी तक रहा। अब चूंकि 1857 ईस्वी में ही भारत को स्वतंत्र कराने की लड़ाई शुरू हो चुकी थी और इस 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने के लिए कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा था जो क्रांति का नेतृत्व कर सके। ऐसे में सभी क्रांतिकारी जो हैं वह पूर्ण रूप से सहमत होकर के बहादुर शाह द्वितीय यानी जफर को अपना नेतृत्व कार्य स्वीकार करते हैं और यह 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता बनते हैं। इसके बाद अंग्रेजों द्वारा इन्हें पराजित करके रंगून भेज दिया जाता है। चूँकि 1857 में जो आपकी क्रांति होती है वह किसी कारण विफल भी रही और उस विफलता में जो बहादुर शाह जफर हैं इन्हें बंदी बना लिया गया और बंदी बना करके इन्हें कहाँ भेज दिया गया? तो रंगून। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि बहादुर शाह जफर को बंदी बना करके कहाँ भेजा गया? रंगून भेजा गया। इसे वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? तो म्यांमार के नाम से। वहाँ जाकर के इनकी 1862 में मृत्यु हो जाती है और जब इन्हें बंदी बना करके रंगून भेज दिया जाता है तो इसके बाद अब कोई भी मुगल शासक भारत में नहीं बचता है, इसलिए महारानी द्वारा यह पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया जाता है कि यह अंतिम मुगल सम्राट था, जिसके बाद 1 नवंबर 1858 को महारानी द्वारा भारत में मुगलों की सत्ता समाप्ति को स्वीकृत कर लिया जाता है। तो अब हम कह सकते हैं कि 1858 के बाद कोई भी मुगल शासक भारत में शासन नहीं कर रहा था और महारानी द्वारा यह अधिपत्रित भी कर दिया गया था। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण सूचना जो हमने उत्तर मुगल काल के बारे में पढ़ी। चूँकि इसका मॉडर्न हिस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा अहम रोल है, अहम हिस्सा है, इसे भी न जाने हम आगे की चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए ज़रूरी था कि आगे की सभी चीज़ों की जानकारी के पहले एक बार हम उत्तर मुगल काल के बारे में भी आसानी से समझ लें। तो उम्मीद करती हूँ कि यह मॉडर्न हिस्ट्री की जो 3rd क्लास है यह आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी और आपको किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको उचित समय में जवाब भी दे दिया जाएगा। और इसके साथ साथ आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो मॉडर्न हिस्ट्री की श्रृंखला चल रही है बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, हाँ मेहनत लगी है कि थोड़ी सी भी ठीक है, काम आ रही है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, फटाफट से इसे सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ाई की पोथी के मेंबर बनिए और इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आपने अभी तक पढ़ाई की पोथी को जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए, वीडियो को देखिए और लोगों को सेंड कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।